Hello everyone, in this video we are going to cover assertion reasoning question of 2024 board exam. The first is assertion is root 2 multiplied by 5 minus root 2 is an irrational number, and the second is product of two irrational numbers is always irrational. assertion क्या है कि अगर हम 2 को 5 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर आएगा. और रीज़न क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल. चलिए पहले तो फर्स्ट स्टेटमेंट सॉल्व करके देखते हैं. रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस रूट 2. व्हेन वी विल डिस्ट्रीब्यूट रूट 2 इनसाइड we will get root 2 multiplied by 5, that is 5 root 2, and root 2 multiplied by root 2 is 2. As we can see, these both are unlike terms, we can't simplify them, it means it is an irrational number. तो assertion तो true है हमारे पास. Now reason is product of two irrational numbers is always irrational. क्या ये जो reason है ये सही statement है? हमारे पास है product of two irrational numbers. अब मैं अगर रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारे पास आंसर कितना आता है? रूट 4, दैट इज़ 2. दिस इज़ अ रैशनल नंबर. अगर हम रूट 2 को रूट 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी विल गेट रूट 16. दिस इज़ अगेन 4 विच इज़ अ रैशनल नंबर. बट उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरेशनल. इट मीन दिस वन स्टेटमेंट इज फॉल्स. assertion is true but reason is false. Now the next one is the number 5 raised to power n cannot end with the digit 0 when n is a natural number. रीज़न क्या, assertion क्या है कि अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो हमारे पास जो 5 रेज टू पावर n है उसके वंस प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा. आगे है रीज़न प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5. चलिए देखते हैं. फर्स्ट इज assertion. अगर हमारे पास 5 रेज टू 1 है तो हमारे पास आंसर आएगा 5. अगर हमारे पास 5 रेज टू 2 है तो वी विल गेट 5 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज़ 25. अगर 5 रेज टू पावर 3 है तो वी विल गेट 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज़ 125. इस तरह से अगर हम चलते जाएंगे तो 5 की पावर इंक्रीज करने से नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल इंक्रीज इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन. बट उसमें 2 तो नहीं आ जाएगा. और 2 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तभी मैथ्स में 10 बनता है ना. बट यहाँ पे अगर हम 5 की पावर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो नंबर ऑफ 5 जो हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में इंक्रीज़ होते जाएंगे, ना कि उसमें 2 आ जाएगा. तो हम 5 की पावर जितनी मर्जी कर दें, 10 कर दें तो 5 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट उसके टेंस प्लेस पे, उसके वंस प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आएगा. तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारे पास क्या है? ट्रू है. नाउ द रीज़न इज प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड 5. अब इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं. क्वेश्चन का स्टेटमेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन और बच्चे क्या एज्यूम कर लेते हैं? प्राइम फैक्टर्स. प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 की अगर हम बात करते हैं, बच्चे यहाँ पे ना कंफ्यूज किस चीज़ में हो जाते हैं कि जो 5 है उसके 2 फैक्टर्स हैं. 5 एक प्राइम नंबर है और उसके फैक्टर्स हमारे पास 2 हैं, दैट इज़ 1 एंड 5. बट अगर हम 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 इज़ 5 इटसेल्फ. प्राइम फैक्टराइजेशन में हम सिर्फ कौन से फैक्टर्स यूज़ करते हैं? प्राइम फैक्टर्स. और 5 का प्राइम फैक्टर सिर्फ 5 है, 1 नहीं है. 1 is a factor of 5 but 1 is not a prime factor of 5. तो किसी भी प्राइम नंबर की अगर हम बात करते हैं तो उसका प्राइम फैक्टर, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ द नंबर इट सेल्फ इज देयर, राइट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट. क्या होना चाहिए? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5 हैज़ ओनली 1 फैक्टर, दैट इज 5 itself. So it means assertion is true and reason is false. Let's do the next question. Now the next MCQ is, if P and Q are natural numbers and P is multiple of Q, then HCF of P and Q is what? उन्होंने बोला P और Q दो नेचुरल नंबर्स हैं and P is multiple of Q. इसका मतलब Q जो है वो P का क्या है? फैक्टर है. और P Q का क्या है? मल्टीपल है. अगर हमारे पास 2 नंबर्स इस तरह से आ जाते हैं, जैसे हमारे पास आ गया 4 और 2,
जो 2 है वो 4 का फैक्टर है और 4 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इस केस में जो हमारा स्मॉलर नंबर होता है वो HCF होता है और जो लार्जर नंबर होता है वो LCM होता है। 4 इज़ द LCM एंड 2 इज़ द HCF। अब यहाँ पे हमारे पास P जो है वो मल्टीपल है और Q जो है वो क्या है उसका, P इज़ अ मल्टीपल ऑफ Q, Q उसका फैक्टर है। तो हमारा HCF कितना आ जाएगा, हमारा HCF Q आ जाएगा। एंड व्हाट विल बी द LCM, द LCM विल बी P। तो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, Q। The next one is, if x is a whole number, then 8 raised to power x and with an even digit except for which value of x। उन्होंने बोला है कि जब x कोई whole number है then 8 raised to power x and with an even digit, जो 8 raised to power x मतलब 8 की आप कोई भी पावर लेते हो 1 2 3 4, तो जो उसका वंस प्लेस डिजिट आएगा, जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगा एक्सपोनेंट ओपन करने पे, वो हमारे पास क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। उन्होंने बोला इसमें से कौन सी वैल्यू के लिए वो इवन नंबर नहीं आएगा। देखो अगर हम 6 करते हैं 8 रेज़ टू पावर 6, इट विल गिव्स अस इवन नंबर। 8 रेज़ टू पावर 4 डेफिनेटली इट विल गिव्स अस इवन नंबर। क्यों, क्योंकि हमारे पास 8 की कोई भी पावर करेंगे उसमें 2 तो एज अ फैक्टर आएगा ही आएगा। 2 करेंगे 8 रेज़ टू पावर 2 तो इट विल अगेन एंड्स विद एन इवन नंबर बिकॉज उसमें 2 एक फैक्टर आएगा। अब एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 अगर हम करेंगे 8 रेज़ टू पावर 0 तो इट गिव्स अस 1, जो कि हमारे पास इवन नंबर नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज 0। इफ x is a whole number then 8 raised to power x and with an even digit except for which value of x, x की कौन सी वैल्यू को छोड़ के, तो दैट इज 0 को छोड़ के, बाकी सब पे ये इवन डिजिट से ही एंड होगा। 0 पे एनी नंबर रेज़ टू पावर 0 कितना हो जाता है हमारे पास, 1 हो जाता है। नेक्स्ट question is the greatest number which divides 281 and 1249 leaving the remainder 5 and 7 respectively। आपने एक सबसे बड़ा ऐसा नंबर बताना था, जब आप उस नंबर के साथ 281 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 5 आएगा, और जब आप उसी नंबर के साथ 1249 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। आपने बताना था ऐसे बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है, राइट। अब ऑब्वियसली एक नंबर है जो इस नंबर को डिवाइड करेगा और रिमाइंडर 5 आएगा, तो वो नंबर इससे छोटा होगा, है ना। ऐसा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो इस केस में हमें क्या निकालना है, HCF। बट HCF हमें डायरेक्टली नहीं निकालना है। अब देखो उन्होंने बोला हम मान लेते कि x कोई ऐसा नंबर है, जब आप x के साथ 281 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर 7 आएगा और यहाँ पे कुछ कोशिएंट आएगा, आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 5। जब आप उस x के साथ 1249 को डिवाइड करोगे तो आपके पास रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। अब अगर आप यहाँ पे डिवीजन रूल लगाते हो तो आपके पास होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसका मतलब अगर मैं 5 को इधर जाके माइनस कर दूंगी तो मेरे पास जो भी नंबर बचेगा वो x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। मतलब 281 माइनस 5 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय Q1, राइट। अगर हम इसमें से 5 माइनस करेंगे तो वी विल गेट 276। दिस इज़ द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय Q1, क्योंकि अब यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आप इसको लोगे 1249 को जब आप x मल्टीप्लाई बाय Q2 मतलब यहाँ पे कुछ भी नंबर हो सकता है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है हमारे पास, 7। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब आप इस रिमाइंडर को भी इधर लाके माइनस कर दो तो यू विल गेट 1249 माइनस 7 इज इक्वल टू XQ2। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये 1242 इज इक्वल टू XQ2। अब आप इन दोनों नंबर्स को देखो, इन दोनों नंबर्स में x हमारे पास क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। अब आप 276 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो और 1242 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, और इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। यही इन दोनों का क्या आ जाएगा, HCF। और वही वो नंबर होगा। देखो क्या था यहाँ पे कि इस नंबर में अगर आप 5 माइनस कर देते हो, रिमाइंडर ख़त्म कर देते हो, तो ये नंबर
x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इस नंबर में अगर आप 7 माइनस कर देते हो तो ये x से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, मतलब ये 5 बड़ा था और ये 7 बड़ा था। तो हमने क्या किया, पहले तो रिमाइंडर्स को माइनस कर दिया। अब जो 2 नंबर हमारे पास बचे हैं हम उनका क्या ले लेंगे, HCF ले लेंगे। और हाँ, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक ऐसा नंबर आ जाएगा जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा बाय गिविंग रिमाइंडर 5 and 7। Now the prime factorization of 276 is 2 raised to power 2 multiplied by 3 multiplied by 23, and prime factorization of 1242 is 2 multiplied by 3 raised to power 3 multiplied by 23. And what is the HCF? HCF क्या होता है, the product of common prime factors with their least power. 2 raised to power 1 common है 3 and 2 23. You can multiply 6 multiplied by 23. It gives us 138. 138 is the such number when you divide 281 by 138 you will get remainder 5, and when you will divide 1249 by 138 you will get remainder 7. The next question is the HCF of two numbers is 65 and 104 is 13. If LCM of 65 and 104 is 40x, then find the value of x. उन्होंने बोला है कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास 65 and 104 और उनका HCF कितना दे रखा है हमें, HCF is 13, and if the LCM of these 2 numbers is given as 40x, what is given, HCF of 65 and 104 is 13 and LCM of 65 and 104 is 40x. तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी थी, x की। तो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, एज वी नो दैट HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। So we are having 13 multiplied by 40x is equal to 65 multiplied by 104. अब हम x को छोड़ के बाकी सब कुछ उधर ट्रांसपोज कर देंगे। 13 5 जा and when you will divide 40 this is 5 8 जा and 8 it will go with 8 1 जा 2 8 3 जा. What is the value of x? X will be 13. What is the HCF? 13. वैसे तो बहुत सारे तरीक़ों से ये चीज़ क्लियर थी। अगर आप इस HCF जो होता है वो LCM का क्या होता है, हमारे पास फैक्टर होता है। इसका मतलब 13 इसके LCM में होना चाहिए था और यहाँ पे सिर्फ 40 है और 40 जो है वो 13 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे बहुत क्लियर था कि x में 13 तो प्रेजेंट था ही, राइट। अब आप दोनों नंबर्स का LCM डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हमारे पास दोनों नंबर्स गिवन थे, आप उस तरह से भी कर सकते थे। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डू द क्वेश्चन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 13 इज़ द HCF, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब आपको एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें आपके पास कितनी टर्म्स हैं, 2 टर्म्स। टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइंस ऑफ प्लस एंड माइनस और दोनों जो नंबर्स हैं वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में हैं। दिस वन इज 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 एंड दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाई 11। अब इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा था, 11 इज द कॉमन फैक्टर। आप दोनों में से 11 बाहर निकालोगे तो व्हाट इज लेफ्ट, दिस इज 7 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस दिस इज 2। 11 तो बाहर आ गया, इधर से भी 11 बाहर आ गया। 11 मल्टीप्लाई बाय 13 7 जा 91 प्लस 2 वी विल गेट 11 मल्टीप्लाई बाय 93। अब ये जो 93 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 11 इंटू 93 दिस इज 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 मल्टीप्लाई बाय 31। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन से एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ये प्राइम नंबर की फैक्टराइजेशन नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ
प्राइम नंबर आता है, द नंबर इटसेल्फ। अगर आप 5 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हो तो इट इज़ 5 इटसेल्फ, 7 की प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हो तो इट इज़ 7 इटसेल्फ। बट यहाँ पे कितने नंबर्स हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में? 3। इट मीन्स दिस इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर। जो भी हमारे पास ये नंबर बनेगा, ये कौन सा नंबर बनेगा? कॉम्पोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड वी नो दैट कि दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कवर करे हैं सारे ही प्रीवियस ईयर के बोर्ड के पेपर 2024 और 23 के क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का एक क्वेश्चन तो पेपर में आता ही है ना। तो स्टार्ट कैसे करना होता है? वी नो दैट वी कैन डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबसे पहले हम इसका जो हमें स्टेटमेंट प्रूव करनी है हम उसका उल्टा एज्यूम कर लेंगे और फिर उस अजम्पशन के साथ ही हम आगे चलेंगे और उस गलत अजम्पशन की वजह से हमारे पास आगे जाके एक रॉन्ग स्टेटमेंट बन जाएगी। फिर हम बोलेंगे ये रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों बनी है? बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन। स्टार्ट करते हैं। लेट अस assume that 2 minus root 3 upon 5 is a rational number. If it is a rational number, it can be written in the form of P upon Q, where P and Q are co-prime integers and Q not equal to 0. अब सबसे पहले यहाँ पे हम ट्रांसपोज किसको करेंगे? पहले तो देखो बेटा, रूट 3 इज इरेशनल, ये हमें गिवन है। इसका मतलब बाकी सब हम दूसरी साइड पे ट्रांसपोज कर देंगे। जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले डिनोमिनेटर ट्रांसपोज होगा। 2 माइनस रूट 3, क्योंकि ये कॉमन डिनोमिनेटर है। दिस इज 5p अपॉन q। नाउ वी हैव टू ट्रांसपोज 2 ऑन अनदर साइड। रूट 3 इज इक्वल टू 5p अपॉन q माइनस 2। यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, यू विल गेट माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 5p माइनस 2q अपॉन q. Now you have to transpose this sign on another side. You will get root 3 2q minus 5p अपॉन q. अब इसके बाद हमारे पास q जो था वो क्या है? एक इंटीजर है, p भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स अस इंटीजर, इंटीजर मल्टीप्लाई बाय 5 गिव्स अस इंटीजर। और ये दोनों ही अगर इंटीजर्स हैं तो इंटीजर माइनस इंटीजर इज अगेन एन इंटीजर, एंड इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर गिव्स अस अ रैशनल नंबर। तो ये नंबर हमारे पास रैशनल नंबर बन जाएगा। और रूट 3 तो इरैशनल होता है, बट यहाँ पे हमने रूट 3 को क्या प्रूव कर दिया? रैशनल। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, और ये कॉन्ट्राडिक्शन किस वजह से हुई? हमारी रॉन्ग अजम्पशन की वजह से। नेक्स्ट लिखते हैं। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? एज P and Q both are integers, therefore 2q, 5p, 2q minus 5p are also integers. Integer upon integer is equal to a rational number, but root 3 is an irrational number. अब क्या हो गया? रूट 3 इरेशनल था, ये रैशनल है। रैशनल और इरेशनल तो दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसका मतलब रूट 3 तो हमने रैशनल बना दिया। तो ये क्या हो गया? कॉन्ट्राडिक्शन। इरेशनल नॉट इक्वल टू रैशनल। इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट root 3 is an irrational number, right? और इसके बाद
This contradiction has been arisen due to our wrong assumption. और ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों अराइज हुई है? क्योंकि हमारी assumption क्या थी? रॉन्ग थी. तो हमने एज्यूम क्या किया था? हमने एज्यूम किया था 2 - √3/5 इज़ एन इरेशनल नंबर, इज़ अ रैशनल नंबर. हमने एज्यूम किया था कि ये एक रैशनल नंबर है. उसकी वजह से ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गई. तो अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये कौन सा नंबर है? ये इरेशनल नंबर है. देयरफॉर 2 - √3/5 इज़ एन इरेशनल नंबर. इस वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे ही क्वेश्चंस बोर्ड के एग्ज़ाम्स के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. डेफिनेटली यू हैव टू ट्राई दीज क्वेश्चंस. और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं. थैंक यू.